अस्सलाम वालेकुम। वोल्टामेट्री को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने वोल्टामेट्री की डेफिनेशन, इसमें बेसिक जो टर्म इस्तेमाल की जाती हैं, इसके इंस्ट्रूमेंटेशन, वोल्टेमोग्राम क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वोल्टामेट्री की मुख्तलिफ टेक्निक हैं। सही, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ वोल्टामेट्री। हेडिंग दे दो, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक टेक्निक ऑफ वोल्टामेट्री की मुख्तलिफ टेक्निक की वजाहत करनी है। जो यहाँ पे हमने मुख्तलिफ टेक्निक डिस्कस करनी है वो है सबसे पहली, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम इंशाल्लाह ताला इसकी मज़ीद बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक एक टॉपिक को उठा के उसको एक्सप्लेन करेंगे। वो है पोलैरोग्राफी। पहली टेक्निक है वोल्टामेट्री की, वो है पोलैरोग्राफी। इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास आ जाती है, वो है हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। डायनामिक वोल्टामेट्री। और लास्ट वाली जो टेक्निक है वो है स्ट्रिप्ड वोल्टामेट्री। STRI, या स्ट्रिपिंग भी कहते हैं और स्ट्रिप भी कहते हैं। स्ट्रिपिंग भी कह लो या फिर स्ट्रिप कह लो, स्ट्रिपिंग वोल्टामेट्री। तो मैं पहले नंबर पे जो आज डिस्कस करूंगा वो है हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। पोलैरोग्राफी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि पोलैरोग्राफी बहुत लेंथी है। सही, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। पोलैरोग्राफी की टेक्निक, पोलैरोग्राफी है क्या, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, इसमें जो हमारे पास पोलैरोग्राम आ रहा होता है, यानी कि जिसको हम यहाँ पे वोल्टेमोग्राम कहते थे, पोलैरोग्राम किस तरह का होता है, सही, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। जो आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है वो है हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। हेडिंग दे दो, हाइड्रोडायनामिक डायनामिक वोल्टामेट्री। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास वर्डिंग पे गौर करो। हाइड्रो मीन होता है वाटर, डायनामिक मीन होता है मूवमेंट, यानी कि ऐसी टेक्निक जिसमें आपका वाटर स्टिर करता रहे, मूव करता रहे, उस टेक्निक को हम नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। सही है। अब इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिख लो। हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री इज अ टाइप हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री is a type of वोल्टामेट्री। ये वोल्टामेट्री की टाइप है। हम पहले नंबर पर याद रखें, वोल्टामेट्री इन विच जिसमें द एनालाइट सोल्यूशन, जिसमें आपका एनालाइट सोल्यूशन है, वो क्या होता है, एनालाइट सोल्यूशन इज केप्ट इन कंटिन्यूस स्टिरिंग, कंटिन्यूस मोशन कर लो, स्ट्रिंग कर लो, दोनों का मतलब हरकत को कहते हैं। सही है। ये हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका सॉल्यूशन लगातार स्टिर करता रहता है, मोशन में रहता है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। अच्छा, यहाँ पे अगर देखोगे ना, मोड्स ऑफ मैस ट्रांसफ़र, तो तीनों के तीनों मोड्स यूज़ हो रहे थे। मोड्स ऑफ मैस ट्रांसफ़र, तीनों के तीनों मोड्स मैस ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। मसलन देखो, हमने कहा था जी ये हमारे पास, मैं यहाँ पे सिंपल ही बनाऊंगा, अभी बाद में इसकी प्रॉपर डायग्राम भी बना लेंगे कि प्रॉपर डायग्राम थोड़ी सी किस तरह की होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। अब मैं सिंपल बना रहा हूँ। बेसिकली 3 होते हैं, क्योंकि वोल्टामेट्री में 3 इलेक्ट्रोड्स ही होते हैं। एक रेफरेंस होता है, एक वर्किंग होता है और एक ऑक्सिलरी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए। और यहाँ मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है। अब देखो, हमारे पास जो एनालाइट आयन है, मैं सपोज करता हूँ इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सही है। अब यहाँ पे जो मैं एनालाइट बना रहा हूँ, ये सपोज कर लो ये पॉजिटिव चार्ज वाले एनालाइट है, ये जो
आयन्स हैं ये, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज वालों ने इस साइड से इस साइड की तरफ मूवमेंट करनी है। तीन तरह की मूवमेंट हो सकती है। कितनी तरह की मूवमेंट हो सकती है, तीन तरह की मूवमेंट हो सकती है। पहली मूवमेंट आपके नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन को खींचे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव आयन को खींचता है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं माइग्रेशन का। इसके अलावा हमने कहा है जी आपका सोल्यूशन लगातार हिलना चाहिए, जो हिलने की वजह से आयन इस इलेक्ट्रोड के करीब जाएंगे उसको हम नाम दे रहे होते हैं कन्वेक्शन का। और थर्ड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। देखो इस इलेक्ट्रोड के दूर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जबकि इसके करीब पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम होगी जब हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होना शुरू हो जाती है। आपका पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन लेता है और अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, सही है। इसलिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पैदा हो जाता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा। सो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपके आयन्स मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, सही है। तो यही बात आपने सिंपल से याद रखें, तीन तरीक़ों से मास ट्रांसफ़र हो सकता है हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री में। लेकिन इससे पीछे जो हमने बेसिकली पढ़ा है, हम कहते हैं जी सिर्फ आपका जो डिफ्यूजन है वो बेसिकली प्रोमिनेंट होनी चाहिए, बाकी दो को हम कम कर देते हैं। वो कन्वेक्शन है और माइग्रेशन है। माइग्रेशन किस तरह करते थे काम, कि इसमें स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, क्या करो स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट डालो, माइग्रेशन कम हो जाएगी, सही। इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पे जो हाइड्रोडायनामिक, हम इसका टेक्निक का ही नाम है, हम ये जो मूवमेंट या माइग्रेशन की वजह से यहाँ पे जा रहे थे आयन, इसको किस तरह कम करते हैं, इसको हम कम कर रहे थे कि आप इस सॉल्यूशन को हिलाओ ही ना, इसको हिलाओ ही ना। माइग्रेशन को कम करते थे किसकी वजह से, एक स्पॉटिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, और कन्वेक्शन को कम करते थे मतलब हम प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने ये बातें की हुई हैं, सही है। जबकि कन्वेक्शन को कम करने के लिए हम सॉल्यूशन को हिलाते नहीं थे। लेकिन यहाँ पे आपके तीनों के तीनों मोड्स ऑफ मास ट्रांसफ़र है, सही है। all the three modes of mass transfer is worked। यहाँ पे तीनों के तीनों मोड्स जो मैस ट्रांसफ़र के वर्क कर रहे होते हैं। सबसे पहला मोड क्या है, माइग्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइग्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आयन का मूव करना। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को खींचता है, सो यहाँ से पॉजिटिव इस साइड की तरफ मूव करेंगे, इसको नाम दे रहे होते हैं माइग्रेशन का। इसके बाद जो सेकंड है वो कन्वेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिरिंग और वाइब्रेशन। कन्वेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वेक्शन जो कि रिजल्ट हो रहा होता है, किस वजह से हो रही होती है कन्वेक्शन, आपके सोल्यूशन को हिलाने की वजह से। कन्वेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम स्टीयरिंग की वजह से हो रही होती है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस। डिफ्यूजन ड्यू टू concentration difference की वजह से डिफ्यूजन जो हो रही होती है, कंसंट्रेशन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड सरफेस एंड बल्क ऑफ सॉल्यूशन। इन तीन वजह से आपके आयंस, जहाँ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रहे होते हैं। देखो हम इस सॉल्यूशन को हिला रहे हैं, हिलाने की वजह से जो आपका लिक्विड है वो मूव करता है। अब ये जो मूवमेंट है, ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा होता है इसी बीकर के अंदर, ये दो तरह के हो सकता है, सही है। फ्लो ऑफ लिक्विड में भी टू टाइप, यहाँ पे लिख लो फ्लो ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड का फ्लो है आपके सेल के अंदर वो दो तरह का हो सकता है, द फ्लो ऑफ लिक्विड, और ये आप पढ़ चुके हैं सारे के सारे। फ्लो ऑफ लिक्विड मे बी टू टाइप्स, ये दो तरह के हो सकते हैं। अब वो दो तरह कौन कौन से, सबसे पहले टर्बुलेंट फ्लो और सेकंड नंबर पे है लैमिनर फ्लो। हेडिंग दे दो टर्बुलेंट फ्लो।
टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट से यानी कि जो बेतरतीब हो, टर्बुलेंट का मतलब हो मतलब है कि हमारे पास ऐसा फ्लो जिसमें आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल बेतरतीबी से मूव करें, इसको नाम दे रहे होते हैं टर्बुलेंट फ्लो। सही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। टर्बुलेंट फ्लो हैपन्स, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होता है, टर्बुलेंट फ्लो हैपन्स हैपन एट हाई वेलोसिटी या एट हाई कन्वेक्शन भी कह सकते हैं, एट हाई velocities and has irregular fluctuation motion and has irregular fluctuation motion और इसमें irregular motion होती है आयंस की। सही, ये आयंस की या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल की, जो भी मर्जी आपने, आपकी अपनी मर्जी है जो वर्ड आप यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि ये हाई वेलोसिटी की वजह से होता है हमेशा। इसमें आपके जो आयंस होंगे या एटम्स होंगे, जो भी चीज़ होगी, उसकी इरेगुलर मोशन होती है। किस तरह की इरेगुलर मोशन होती है? मैं कहता हूँ जी, हमारे पास एक, मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूँ समझने के लिए। यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के आयंस या एटम्स मौजूद हैं। अगर ये वाला एटम इस साइड पर जा रहा है तो ये वाला एटम इस साइड से इस तरह, ये इस साइड से इस तरह, ये इस साइड से इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है, ये इस तरह जा रहा है। अब ये जो फ्लो हो रहा है ना, ये सारे का सारा इरेगुलर है, कोई पैटर्न नहीं है इसमें से। इसको हम नाम दे होते हैं टर्बुलेंट फ्लो। और इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आ जाता है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो होता है लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो, लैमिनर फ्लो बिल्कुल ऑपोजिट है टर्बुलेंट फ्लो का। यानी इसमें आपके जो आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो सॉल्वेंट है, वो बेतरतीबी से मूव कर रहा होता है, यहाँ पे तरतीब के साथ मूव कर रहा होता है। स्मूथ रेगुलर मोशन होती है, यहाँ पे क्या होती है? स्मूथ और रेगुलर मोशन हो रही होती है। यहाँ पे यही बात लिखी है, लैमिनर फ्लो का ये हमेशा इसका बिल्कुल ऑपोजिट मैंने कहा है। और मैंने कहा था जी टर्बुलेंट फ्लो हमेशा होता है हाई वेलोसिटीज पे, और लैमिनर फ्लो कहाँ पे होगा? लो वेलोसिटी पे। कहाँ पे होगा? लो वेलोसिटी पे। लैमिनर फ्लो अकर एट लो वेलोसिटीज। लो वेलोसिटी पे लैमिनर फ्लो हो रहा होता है। सही है। अब इसमें क्या होता है? द मॉलिक्यूल हैज़ द मॉलिक्यूल्स, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रखते हैं हैज़ स्मूथ एंड रेगुलर मोशन। इसमें मॉलिक्यूल की स्मूथ और रेगुलर मोशन, स्मूथ एंड रेगुलर मोशन होती है। लो जी, ये वाली बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। स्मूथ और रेगुलर मोशन का मतलब ये है कि ये हमारे पास डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल सारे के सारे जो होते हैं वो एक तरतीब के साथ, एक ख़ास अरेंजमेंट होती है इनकी मोशन में से, इस तरह मूव कर रहे होते हैं। सबकी डायरेक्शन सेम होती है, इसे हम कहते हैं, इसको लैमिनर फ्लो है। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें दो तरह का फ्लो हो सकता है, जो आपने यहाँ पे सॉल्यूशन यूज़ किया है। एक हमारे पास हो सकता है टर्बुलेंट, एक हो सकता है लैमिनर। टर्बुलेंट फ्लो बिल्कुल जिसमें आपके लिक्विड के या एनालाइट के या फिर सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन, जो मर्जी वर्ड इस्तेमाल कर लो, इसके अंदर जो एनालाइट आपने इस्तेमाल किया है उसका फ्लो इरेगुलर होता है और इसमें रेगुलर होता है। बस ये सिंपल सी बातें याद रखनी है। अब इसकी अगर डायग्राम देखोगे ना, तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह की है, क्योंकि इसमें आपका सॉल्यूशन लगातार हरकत कर रहा होता है, तो इसकी कुछ स्कीमेटिक डायग्राम इस तरह की बना सकते हैं। देखो, ये हमारे पास है टैंक, जिसके अंदर हमने ये सारे के सारे एनालिसिस करना है। इसके बाद यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, एक इलेक्ट्रोड ये आ गया और एक इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है। वोल्टामेट्री क्या है? 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम है। इसमें हमेशा 3 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसके अलावा एक इलेक्ट्रोड मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ये क्या है? रोटेटिंग डिस्क है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रोड आपका इस तरह रोटेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। अब इसमें याद रखिएगा, ये वाला इलेक्ट्रोड सपोज कर लेते हैं ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके बाद ये वाला हमारे पास ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है, ऑक्सिलरी
इलेक्ट्रोड, या फिर इसको काउंटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसको काउंटर इलेक्ट्रोड या ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड। और जो दरमियान में हमारे पास मौजूद है इसको रोटेटिंग डिस्क, ये क्या है हमारे पास, रोटेटिंग डिस्क, या फिर इसको वर्किंग इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ये क्या हमारे पास, वर्किंग इलेक्ट्रोड है। इन सबको हमने बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ा होता है, सही है। आपको ये प्रीवियस लेक्चर के हमने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ी हुई है, सेम वही इंस्ट्रूमेंट है, सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपका सोल्यूशन लगातार हिलता रहता है, लगातार मोशन में रहता है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे होते हैं हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। है तो वोल्टामेट्री, लेकिन उसकी टाइप बन रही है हाइड्रोडायनामिक, जिसमें आपका सोल्यूशन लगातार मूव करता रहे, सही है। अब यही बात अगर यहाँ पर लिखना चाहते हो इसकी कंस्ट्रक्शन में, तो आप लिख सकते हो कि इसमें भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रोड सिस्टम ही है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, इसके अलावा रोटेटिंग डिस्क होती है जो कि लगातार सोल्यूशन को रोटेट करती रहती है, स्टिर करती रहती है, सही है। और यहाँ पे जो करंट पैदा होता है, हम वोल्टेज को वेरी करते रहते हैं, वोल्टेज को वेरी करने के साथ हमारे करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है उसको नोट करते हैं, नोट करने के बाद हमारे पास वोल्टेमोग्राम बन जाता है, और वहाँ से हम स्टडी कर लेते हैं। यह था जी हमारे पास हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री। चलो जी लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की है हमारे पास, और वर्किंग क्या आ गई, सही है। अब सिंपल बातें लिखूंगा, इट इज आल्सो consist of 3 electrodes, consist of 3 electrodes, 3 electrodes। या वो कौन कौन से इलेक्ट्रोड है, नाम लिख लो, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसके बाद सेकंड नंबर पे ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड है, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, एंड देन हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड है, वर्किंग इलेक्ट्रोड, या फिर और रोटेटिंग डिस्क, और रोटेटिंग डिस्क है। अब करते क्या है कि इसके अंदर एनालाइट को डाल देते हैं। एनालाइट को डालने के बाद ये देखो, ये मैंने क्या किया, एनालाइट जिसका एनालिसिस करना चाहता हूँ वो मैंने सोल्यूशन यहाँ पे डाल दिया। सोल्यूशन को डालने के बाद हम इसको रोटेट करते हैं, लगातार स्टिर करते रहते हैं, और दो चीज़ों के दरमियान में ग्राफ बन के आ जाता है, सही है। एनालाइट इज एडेड, एनालाइट सोल्यूशन, एनालाइट का सोल्यूशन आपने यहाँ पे डाल देना होता है। एनालाइट सोल्यूशन इज एडेड एंड स्टिर द सोल्यूशन, आप सोल्यूशन को स्टिर करते हो, स्टिर द सोल्यूशन, आप सोल्यूशन को स्टिर कर रहे होते हो, एंड नोट डाउन द वोल्टेज चेंज। आप जो वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे उसको कितनी तब्दीली आ रही होती है, वोल्टेज चेंज विद टाइम, विद करंट कर लो, सही, क्योंकि हम हमेशा वोल्टेज चेंज, कितना वोल्टेज चेंज कर रहे हैं उससे कितना करंट पैदा हो रहा है, ये दो चीज़ें नोट करते हैं। नोट करने के बाद हमारे पास एक ग्राफ बन जाता है, वो जो ग्राफ होता है वोल्टेमोग्राम होता है, सही है। वोल्टेज चेंज विद करंट एंड वोल्टेमोग्राम इज ऑब्टेन, वोल्टेमोग्राम इज ऑब्टेन, वोल्टेमोग्राम ऑब्टेन हो जाता है, सही है। बस यही हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन भी और वर्किंग भी, सही, यही हमारे पास आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री की एप्लीकेशन को डिस्कस करना है, सही है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। मेन चीज़ें याद रखिएगा कि हमारे पास हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री है क्या, इसमें लगातार सोल्यूशन मूव करता रहता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोडायनामिक का नाम दे रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोड्स ऑफ मास ट्रांसफ़र, तीनों के तीनों मोड्स यूज़ किए जाते हैं, सही है। हमारे पास हो सकता है मास ट्रांसफ़र में भी आपका माइग्रेशन की वजह से, कन्वेक्शन की वजह से और डिफ्यूजन, तीनों के तीनों मोड ट्रांसफ़र यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। सो इसके बाद फ्लो दो तरह का हो सकता है, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो, एक होता है लेमिनर फ्लो, सही। और कंस्ट्रक्शन वर्किंग में ये बात हमने एक्सप्लेन कर ली। एक और चीज़ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम करंट अप्लाई करते हैं ना, देखो ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है, ये वाला मेरे पास इलेक्ट्रोड है, सही। यहाँ मैंने सोल्यूशन वगैरह लिया हुआ है, और याद रखिएगा जहाँ पे हम करंट अप्लाई कर रहे होंगे ना, ये देखो ये मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इसके करीब करीब लिक्विड का फ्लो क्या होगा, लैमिनर। इस इलेक्ट्रोड के करीब करीब लिक्विड का फ्लो लैमिनर होता है, जबकि इसके दूर क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। क्या होता है, टर्बुलेंट
फ्लो होता है। सही, बस ये याद रखिएगा। सही, अवे फ्रॉम इलेक्ट्रोड टर्बुलेंट फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। और इस इलेक्ट्रोड के करीब करीब जो फ्लो होता है वो हमारे पास होता है लैमिनर, लैमिनर। और याद रखिएगा यहाँ पे जो करंट पैदा हो रहा होता है ना, ये जो करंट, क्योंकि आप वोल्टेज को चेंज करते हो उसके नतीजे में करंट पैदा होता है। और जो करंट पैदा हो रहा था ना वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कितनी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है? दो चीज़ों के ऊपर। करंट प्रोड्यूस इज डिपेंड ऑन, ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। पहले नंबर पे कॉन्वेक्शन के ऊपर, पहले नंबर पे कॉन्वेक्शन के ऊपर कि आप कितनी स्पीड से सॉल्यूशन को हिला रहे हो। इसके अलावा सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर। क्या आपके इलेक्ट्रोड की सरफेस कैसी है, इसका सरफेस एरिया कितना है, बड़ा इलेक्ट्रोड है, छोटा इलेक्ट्रोड है। जितना बड़ा इलेक्ट्रोड होगा वहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उतनी ज़्यादा होगी, वहाँ पे उतना ज़्यादा करंट बनेगा। सही है, बस ये सिंपल सी बातें याद रखिएगा। ये दो चीज़ें रह गई थी जो मैंने बतानी थी। चलो ये हमारे पास आज का लेक्चर खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वोल्टामेट्री की जो टाइप है हाइड्रोडायनामिक वोल्टामेट्री, इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लो।